अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसेब हाशमी और ये है BMW i5 xDrive 40 2023 मॉडल। और मेरे ख्याल से लेटेस्ट जितनी BMW आ रही हैं उनमें ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और मैनेजेबल है। मैनेजेबल इस तरह से कि i7 बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और i4 सिविक के साइज़ की है, तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच की और बड़ी परफेक्ट चीज़ है। बीच की इस तरह से कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक बड़ी भी है और बहुत ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है, और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सारी मोटी मोटी वो चीज़ें ऑफर करती है जो कि i7 में आती हैं, जैसे कि इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग आता है। ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव, रेंज भी इसकी डिसेंट है एक सिंगल चार्ज में, और फीचर्स के लिहाज से भी अच्छी खासी इक्विप्ड है। इन सब पे मैं डिटेल में बात करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 4.5 करोड़ है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। 23 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 24 की यहाँ पर रजिस्टर्ड भी है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेटमैन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा मीन और अग्रेसिव रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी BMWs, और वो है इस गाड़ी की हेडलाइट। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स पे जो DRL आती हैं ये एंजल लाइट्स नहीं है जो कि BMW की सिग्नेचर लाइट्स हुआ करती थी। ये सीधी लाइंस हैं और इनको BMW स्नेक हेडलाइट्स कहता है। एंजल लाइट्स आर नो मोर, और उसकी वजह यह है कि एंजल लाइट्स को हर दूसरी कंपनी, चाइना के प्रोडक्ट्स, लेफ्ट राइट सब कॉपी करने लगे थे। आपको सिविक रिबॉन में, रिबर्थ में, हर तरह की गाड़ी में एंजल लाइट्स नजर आने लगी थी, और इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था कि बैक पे जो गाड़ी आ रही है वो असल में BMW ही है या फिर कोई सिविक वगैरह है। तो BMW ने बेसिकली नई कैटेगरी पकड़ ली है और वो है किडनी ग्रिल के आसपास की लाइट्स। ये अब इल्यूमिनेट करती हैं और किडनी ग्रिल्स को भी BMW अच्छा खासा मैसिव करता जा रहा है। अगर आप 4-5 साल पहले ही देखें तो 7 सीरीज़ की किडनी ग्रिल भी इतनी बड़ी नहीं होती थी। अब 5 सीरीज़ में किडनी ग्रिल भी इतनी बड़ी है, और यहाँ पे सिर्फ किडनी ग्रिल ही नहीं और भी एक चीज़ बड़ी की गई है, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। बाकी ये ग्लो वाला लुक रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। i7 की ग्रिल भी ग्लो करती है, लेकिन उसकी ग्रिल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। फिर i4 की भी ग्रिल बहुत बड़ी है, इसकी थोड़ी डिसेंट है। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि EV है तो ये ग्रिल मोस्टली क्लोज है और ये कभी कभी ही ओपन होती है। फिर जहाँ तक बात है हेडलाइट्स के फीचर की, तो ये BMW लेजर LED वाली हेडलाइट्स हैं और ऑन करने पे ये ऑटो लेवल भी करती हैं, और इसके अलावा इनमें ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है। इधर भी कुछ डक्ट्स हैं जो कि एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें बोनट अच्छा खासा मैसिव आता है। यहाँ पे कुछ कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहे हैं, और अंडर द हुड इसके कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली क्या चीज़ है मैं कवर करूँगा। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। अब कहने पर ये गाड़ी 5 सीरीज़ है, लेकिन ये 7 सीरीज़ से भी बड़ी है जो कि 2007-8 में आती थी। 8 वाली 7 सीरीज और इसको बराबर खड़ा करें तो ये गाड़ी लिटरली उससे हर डायमेंशन में ज़्यादा बड़ी है, और इसी तरह हर सीरीज ही BMW बड़ी करता जा रहा है, और बाकी मोस्टली ऑटोमेकर्स भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइज बड़ा होने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती जा रही हो। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। खैर, इसके अलावा यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसको चार्ज करेंगे। रिम्स इस गाड़ी के मेरे ख्याल से BMW के सारे लाइनअप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये 21 इंचेस का रिम है 5 सीरीज़ में, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टायर भी इसका बिल्कुल लो प्रोफाइल है, और इसके अलावा इसमें एक इंस्पिरेशन ली गई है अमेरिकन कार से, और वो ये है कि आपके पास अगर चाबी है और गाड़ी ऑन है और आप दूर जाएं तो ये गाड़ी 2 दफ़ा हॉर्न करती है। ये चीज़ वैसे आपको फोर्ड में, शेवरले में देखने को मिलती थी, बट अब इस गाड़ी में भी आ गई है, लेकिन इसका हॉर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत ज़ोर का हॉर्न करती है, सुनिएगा। ये लिटरली आपको तंग करता है, तो मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा कम हॉर्न होता या अमेरिकन कार्स की तरह होता तो बहुत बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन E क्लास बनती है, बट डायमेंशन के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी उससे हर लिहाज से बेहतर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी अब इंथुजियास्ट कार कम रह गई है, फैमिली का ज़्यादा बनती जा रही है। इस तरह से कि साइज इसका बहुत बड़ा कर दिया गया है। हैंडलिंग के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और एक पहले जो M5 फीलिंग हुआ करती थी सही रगेड ऑफ रोड गाड़ी वाली, वो इसके भी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में नहीं आती। और इसकी एक मेन वजह इसके इंजन लाइनअप भी हैं। लेटेस्ट वाली जो M5 है इसी की, उसमें इंजन अब 6 सिलेंडर आता है, V8 आर नो मोर। पहले V8 आया करती थी ये गाड़ी। इसमें फिर M5 में एक V10 वर्जन भी आ रहा था काफ़ी पहले, तो ये गाड़ी उससे होते होते अब इतना नीचे आ गई है। बाकी इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स ये i4 की तरह ही हैं, जो कि बॉडी के साथ फ्लश ही हैं। ये हॉर्न मुझे बड़ा इन्जॉय करता है। इसके डोर पैनल्स भी अच्छे खासे मैसिव हैं। सॉफ्ट क्लोज इसमें नहीं आता, ये चीज़ 7 सीरीज़ के लिए रिजर्व की गई है। और बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के नाम पे 360 कैमरास, लाइट्स और पॉइंटर्स, हीटेड साइड मिरर,
ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर ये सब ऑफर करती है। फिर इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी है, लेकिन आप इसको ओपन नहीं कर सकते। ये है तो पूरा ही ग्लास, लेकिन फिक्स्ड है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये गाड़ी अब काफ़ी सिंपल कर दी गई है। बैक पे भी इसकी कोई खास एग्रेसिव लुक नहीं है, लेकिन जो भी है काफ़ी डिसेंट और खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग आता है। इसके पिछले टायर भी टर्न होते हैं। ये 7 सीरीज इतना नहीं मुड़ते, लेकिन स्टिल इसका एक एंगल आता है और वो आपको आइडिया होगा प्रॉपर इस गाड़ी को टर्न करते हुए। फिर इसके अलावा अगर आप इसको किसी ऐसी रोड पर टर्न करते हैं जहाँ पर टायर की आवाज़ आ रही हो, तो आपको आगे के साथ साथ पीछे टायर टर्न होने की भी आवाज़ आएगी। ये एक मजे की चीज़ लगती है। और इसमें फिर एक डिस्टिंक्टिव चीज़ दी गई है, और वो है ये मैसिव 5 सीरीज यहाँ पे शो करवाती है कि गाड़ी 5 सीरीज है। यहाँ पे बड़ा सारा बोर्ड में लिखा हुआ है। ये मैंने किसी और कैटेगरी में नहीं देखा इस गाड़ी की। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। और बैक पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि लेगरूम के लिहाज से ये गाड़ी पिछले कुछ एराज की 7 सीरीज से भी ज़्यादा स्पेशियस है। तो हर लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी गई है। और अब वाली जितनी BMWs हैं नए एरा की 2020-22 से ऑनवर्ड्स, ये गाड़ियाँ लिटरली अपने प्राइस को वर्थ करती हैं। और मेरी ओपिनियन में मर्सिडीज से भी एक बेहतर ऑप्शन बन गई हैं ये। बाकी इसके बैक पे भी टेलर्स काफ़ी छोटी कर दी गई हैं i7 वगैरह की तरह, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत है मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू i7। इनमें ये LED बार्स कंटिन्यू करते हैं। बैक बम्पर भी इसका काफ़ी एग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट नहीं है, ना ही एग्जॉस्ट नोट है। इसके अलावा यहाँ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। टेल गेट भी इस गाड़ी में फॉरवर्ड है, जो कि अनलॉक करने पर ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। फिर ये गाड़ी क्योंकि EV है, तो बैक पे इसमें स्पेयर टायर वैसे अंदर माउंटेड नहीं आता, लेकिन अलग से कंपनी ने दिया है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। प्रॉपर यहाँ पे एक स्पेयर टायर दिया गया है। रेयर बेंचेस भी इस गाड़ी के फोल्डेबल हैं। और इसके अलावा इसमें फिर चार्जर वगैरह भी इंक्लूडेड ही होता है। बाकी इंसुलेशन वगैरह इसकी ऑब्वियसली ऑन पॉइंट है, सब कुछ यहाँ पे ज़बरदस्त है। और यहाँ पे i5 eDrive 40 की बैजिंग दी गई है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत स्पेशल है। यहाँ बैटरी गाड़ी आपको ग्रीट करती है एक ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ। फिर इसके अलावा जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो इसका साउंड इफेक्ट भी काफ़ी मज़े का है। फिर इस गाड़ी में बैठते आपकी सबसे पहले जिस पर नजर जाएगी, वो है इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग सिचुएशन। ये भी i7 में और इस गाड़ी में बहुत खूबसूरत दी गई है, लेकिन i7 की थोड़ी ज़्यादा मोटी और बड़ी है। इसमें थोड़ी स्लीक सी दी गई है, बट इसके कलर्स को आप बहुत हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको ड्राइव मोड्स से भी चेंज होती है, और ड्राइव मोड्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसका M पैकेज वाला स्टीयरिंग है, और ये बॉटम कट आता है। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। और M पैक वाली गाड़ी में एक बूस्ट का ऑप्शन आता है। ये सिंपल iX या i5 या i7 वगैरह में नहीं आता। जो M पैकेज वाली गाड़ी होती है उसी में बूस्ट का बटन आता है, और ये एक ही पैडल शिफ्टर है जो कि लेफ्ट पे दिया गया है। और इसको प्रेस करने पे ये गाड़ी आपको 10 सेकंड का बूस्ट प्रोवाइड करती है, और उस 10 सेकंड में आप इसमें सही टेक ऑफ कर सकते हैं। लिटरली ये बहुत तेजी से निकलती है, फिर वो बूस्ट कैंसिल आउट हो जाता है 10 सेकंड बाद। इसके अलावा अगर बात की जाए पीछे की, तो इसकी ये काफ़ी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है, जो कि इसका स्पीडोमीटर है। ये स्क्रीन भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है, और इसको भी आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी भी अलग अलग थीम्स हैं। और इसके अलावा M पैकेज वाली गाड़ी में ये भी स्पेशल आता है, क्योंकि आप जो मर्जी गेज देखें, सबके एंड में ये M पैकेज का बैच दिया गया है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है, और इतना बड़ा हेड्स अप डिस्प्ले आपको BMW में देखने को मिलेगा। मैंने इससे पहले किसी और गाड़ी में नहीं देखा हुआ, i7 के अलावा या iX के अलावा। नई वाली C क्लास या S क्लास में भी काफ़ी बड़ा है, बट वो इतना बड़ा नहीं है। और इसके डिस्प्ले भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये एक तो है बहुत ब्राइट, बहुत क्लियर, और इसमें आपको ये गाड़ी बहुत चीज़ें शो करवाती है। जैसे आप इस गाड़ी में आके बैठेंगे, तो ये गाड़ी आपको एक ऑटो पार्किंग या ऑटो एग्जिट का फीचर देगी। और अगर आप उसको ओके कर दें, तो फिर ये गाड़ी खुद ही बाहर निकलती है पार्किंग स्पेस से। आप सिर्फ ब्रेक पे पाँव रख के इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे अपने स्टीयरिंग को हाथ लगाया, वो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, और आप जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको इसका आइडिया नहीं होगा। बाकी डैशबोर्ड इसका क्वालिटी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल है, पूरा ही लेदर में है। सेंटर में इसके लिए सबवूफर दिया गया है, और साउंड सिस्टम भी इसमें प्रीमियम है, जो कि बॉवर्ड्स एंड विल्किंस का है। फिर इसके अलावा नीचे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि अगेन बहुत सारा इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब दिया गया है। और क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले भी इसमें काफ़ी इंटरेक्टिव है। फिर अगर आप होम पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये गाड़ी शो हो रही है i5। और जैसे आप इसको चलाना शुरू करते हैं, तो इसके टायर्स भी इसके भी घूमते हैं। जैसे आप टर्न करते हैं, तो इसके भी टायर्स घूमते हैं। और इसके अलावा जैसे ही मैं ब्रेकिंग करूँगा या फ्लैश दूंगा, तो फ्लैश भी यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इतनी लेवल ऑफ डिटेल आपको इन्हीं गाड़ियों में नजर आएगी। तो ये गाड़ी क्योंकि M पैक है, तो स्पेसिफिक गाड़ी में M पैक का बैच भी दिया गया है। BMW इस लेवल तक गया है इस गाड़ी में डिटेल्स पे वर्क करते हुए। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल यहीं पे दिया गया है। ये अगर मेरे ख्याल से फिजिकल बटन होते तो ज़्यादा बेहतर था। इसके 360 व्यू कैमरा भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से अगर मैं मोर पे जाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। 3D व्यू, तो ये 3D व्यू आ गया, ठीक है, इसको मैं घुमा सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर की हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ बनी हुई है, जो कि गाड़ी के आसपास घूम रही है और मुझे इसका व्यू दे रही है। और गाड़ी भी है वही गाड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, वही M पैकेज का बैच, वही रेंज। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कार वॉश व्यू पे, तो मुझे गाड़ी फ्रंट का पाथ दिखेगी कि ये गाड़ी कहाँ चल रही है।
ताकि मैं एग्जैक्ट अलाइन कर सकूं। और जहां तक बात है फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स की, तो वो इसमें बिल्कुल मिनिमल रखे गए हैं। आपको इसमें बैठते ही आइडिया नहीं होगा कि क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स हैं कहाँ, अनलेस आप इस पर गौर करें। अब इसमें वेंट्स तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन जो उसको एडजस्ट करने के नीचे जॉयस्टिक दी गई है ये बहुत बड़ी है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसी तरह आप इसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ऊपर ये टच पैनल दिया गया है जहाँ से आप इनके एयर वेंट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फिर इसका हेडलाइट बटन दिया गया है, और हेडलाइट बटन के साथ इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये भी साथ फ्लैश करती है। ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आपको अनॉय करने जितना फ्लैश नहीं करती, थोड़ा सा फ्लैश होने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी इस तरह से। फिर इसके अलावा नीचे वाला जो पैनल है ये इसका वायरलेस चार्जर है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, कप होल्डर्स हैं, इनमें भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। और पीछे फिर इसका ये मेन कंट्रोल पैनल है जहाँ से आप इस गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे गेयर सेलेक्टर की तरह है। गेयर सेलेक्टर ये छोटा सा जो दिया गया है ग्लास का पैनल, ये इसका गेयर सेलेक्टर है। इससे आप इसको गेयर्स में स्विच करेंगे इस तरह से। और इसके अलावा ये वाले फ्रिल्स भी आप खुद कस्टमाइज करवा सकते हैं। इस गाड़ी में ये ग्लास पैनल है सोरस की जैसा, लेकिन अगर आप इसको मैट पे लेना चाहें तो मैट पे भी ले सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ मैट के साथ आती हैं। वॉल्यूम रॉकर भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो बटन्स हैं ग्लास पैनल के अंदर, इनको आप टैग करके यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं माई मोड्स को टैप करता हूँ तो फिर यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स आ गए हैं जो कि बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें स्पोर्ट का, क्योंकि स्पोर्ट में ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग को चेंज करती है और एम पैकेज जैसा कर देती है इस तरह से, लाइक दिस। अब ये येलो और रेड हो जाएगी। बाकी इसके अलावा इसका जो रेड है ये उतना रेड नहीं है जितना कि i7 का रेड होता है, बट स्टिल ये भी एक अच्छा मोड है। बाकी इसके अलावा इसमें एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, इस तरह के सारे मोड्स दिए गए हैं। एक मोड यहाँ पे मिसिंग है और वो है थिएटर का, जो कि i7 ऑफर करती है। और थिएटर में उसके साइड ब्लाइंड्स ऊपर हो जाते हैं और थिएटर स्क्रीन फोल्ड डाउन होती है, जो कि 32 इंचेस की 8K स्क्रीन है। उसका रिव्यू जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं, वो भी गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। बट ये गाड़ी पे कोई खास कम नहीं है। सीट्स इसमें भी अच्छी खासी बड़ी दी गई हैं और ये भी अपनी पैडिंग को एडजस्ट करती हैं ड्राइव मोड्स के हिसाब से। लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, ये सब कुछ इसमें आता है। और इसके अलावा सीट्स हैं भी परफोरेटेड, लेकिन साइज में कंपैरेटिवली i7 से थोड़ी सी छोटी हैं। इसके अलावा हेडरेस्ट इसमें ये अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं। सेम लेदर इसकी सीट्स वाला डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं, लेकिन इसमें डोर हैंडल्स नॉर्मल हैं। i7 के डोर्स खुद ओपन होते हैं और उसमें टच पैनल दिया गया होता है जिससे आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकते हैं। वो भी एक यूनिक फीचर है, बट अगर ना भी हो तो कोई इतना इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा इसमें विंडोज 14 सिंगल टाइप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, रूफ लाइनर ब्लैक है, ग्लास पैनल इसका भी फिक्स है, ये ओपन नहीं होता। एम्बिएंट लाइटिंग इसमें नहीं दी गई, लेकिन i7 की रूफ के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो कि रात के टाइम ग्लो करती है। इसके अलावा माइक्स यहाँ पे दोनों पैसेंजर्स के ऊपर दिए गए हैं और बैक पे भी दिए गए हैं, जो कि ऑडियो रिसेप्शन को बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत बेस्ट है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। तो जहाँ तक बात है इस गाड़ी में पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। कोई बंदा यहाँ बैठ के तंग नहीं होगा क्योंकि लेग रूम यहाँ पे सफिशिएंट है। और इसके अलावा फ्रंट सीट्स जो हैं ये भी थोड़ी स्कूप्ड हैं ताकि आपको लेग रूम और ज़्यादा मिल जाए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है, फीचर्स भी अच्छे हैं। अच्छे इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं और फिर एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पर आप लोग कोई iPad या कुछ भी इस तरह का माउंट कर सकते हैं। ये चीज़ i7 में भी आती है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो कि गाड़ी के ड्राइव मोड्स के साथ साथ एडजस्ट होती है। ये एम्बिएंट लाइटिंग बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी है। i7 में यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो है। खैर i7 के जो ऊपर पैसे एक्स्ट्रा हैं वो लिटरली सारे शशके यहाँ पे देती है। खैर अगर आपने वो चेक करने हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें ये एलईडी लाइट्स दी गई हैं। सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि ठीक है, इसमें 2 कप होल्डर्स हैं और बाकी हेडरेस्ट भी ये 3 ऑफर करती है। सीट्स बैक पे वैसी हैं जैसा कि फ्रंट पे हैं, लेकिन असल शशके इसके यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं। C2C पावर आउटलेट यहाँ पे तो हैं ही, लेकिन 2 सेंटर में भी दिए गए हैं। 4 पावर आउटलेट है यहाँ पे। और उसके अलावा फिर क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे अलग से दिया गया है जो कि टच सेंसिटिव है। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ और ये काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से पोर्शे टाइकन से ही लेके यहाँ पे लगा दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले है ये। इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स इधर भी दिए गए हैं, पाँव में भी दिए गए हैं और पिलर्स में भी दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के अंडरथॉट सिचुएशन की, तो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, सब कुछ यहाँ पे बंद है। और उसकी वजह है जो गाड़ियाँ ग्राउंड अप ईवी बनने के लिए बिल्ड की जाती हैं उनमें फ्रंट पे फ्रंक आता है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल है पोर्शे टाइकन, ऑडी ई-ट्रॉन GT वगैरह। वो गाड़ियाँ बनाई ही ईवी गई हैं, उनमें कोई इंजन वाले वर्जन आते ही नहीं हैं। और इसी वजह से उनमें डिज़ाइन ही गाड़ी को ऐसे किया गया है कि ये सारे कंपोनेंट्स कहीं बैक पे एडजस्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जगह खाली हो जाती है। बट इस गाड़ी में इंजन वाला वर्जन आता है और इसीलिए इसको उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया, तो वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फिट किए गए और इसमें फ्रंक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बैक पे डिग्गी इसकी बहुत स्पेशियस है, तो सामान आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये चीज़ एक नोन फैक्ट है, कोई भी गाड़ी जिसमें इंजन आता हो उसका ईवी वर्जन फ्रंक ऑफर नहीं करेगा।
इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी बैटरी पैक की, तो इसमें 81.2 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, i7 में 93 आती है। ये एक सिग्निफिकेंट फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इसका रेंज और पावर में आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये आपको एक फुल चार्ज में तकरीबन 450 से 500 तक की रेंज दे सकती है, जो कि BM क्लेम करता है, लेकिन रियलिस्टिकली ये गाड़ी 450 या 450 की रेंज दे सकती है, जो कि ऑब्वियसली आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके अलावा इसका 0 to 100 5.2 सेकंड में है, जो कि एक अच्छा फिगर है। और ये गाड़ी e-drive 40 है, तो इसमें डुअल मोटर आती हैं, एक आगे मोटर आती है, एक पीछे मोटर आती है। इसके अलावा जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 394 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर है एज़ कम्पेयर टू कुछ टाइम पहले तक की 5 सीरीज़। वो गाड़ियाँ 200-250 के आसपास ही होती थी, ये गाड़ी बहुत पावरफुल है। फिर इसके अलावा इसके इंजन ब्रेक के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई हैं, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सब आता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक भी दिया गया है, जिससे इसका बोनट ओपन होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज है, वो है अंडर द हुड ये वाली जगह। लेकिन इसकी वजह है इंसुलेशन का यूज़ यही होता है कि गाड़ी का शोर बाहर कम आए और हीट भी कम डिसिपेट हो, बट इसके केस में ना शोर है ना हीट है, तो यहाँ पे इंसुलेशन लगाने की तुक नहीं बनती। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो इसमें टायर भी स्टैगर्ड हैं। अगले टायर का साइज है 225, 35 और 21, और पीछे है 285, 30 और 21। 285 अच्छा खासा बड़ा टायर होता है, और रिम भी इसमें 21 इंचज़ के हैं। 21 इंच का रिम फॉर रेफरेंस लेक्सस LX 570 में आता है, और इसमें उतना ही रिम दिया गया है, और टायर बिल्कुल लो प्रोफाइल है। टायर्स में प्रीली P0 है, जो कि कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है, ऑल व्हील स्टीयरिंग भी आता है। फिर ये रिम भी BMW इंडिविजुअल वाले हैं, और लुक्स के लिहाज से ये रिम्स मेरे ख्याल से बेस्ट हैं। बाकी इनमें भी ये ब्लू कलर की बैचिंग दी गई है, BMW के आसपास लाइनिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि गाड़ी EV है, इलेक्ट्रिक ओनली रिम है ये, और इसके अलावा ये हैवी M पैकेज वाला। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स ये सब तो आता है, बट ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, आप इसको रेज और लोअर कर सकते हैं। तो 5 सीरीज़ के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।